नमस्कार बच्चों, मैं राधा बाका आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सब ने अध्याय 5 तक पढ़ लिया है और आज हम अध्याय 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है पोषण स्तर और इसका हम आज भाग 1 का अध्ययन करेंगे। देखिए, हम पहले के वीडियोस में और पहले के अध्याय में हमने पोषण स्तर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था और आज हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। पोषण स्तर क्या है? जब हमारे शरीर में कोई भी हमने पोषक तत्व लिया और उससे हमारे शरीर की अच्छी स्थिति रही तो हमारा क्या है? पोषण स्तर अच्छा है। तो किसी भी व्यक्ति की स्वास्थ्य की स्थिति, जो भी उसने पोषक तत्व क्या किया है, अंतर ग्रहण किया है, उसका उपयोग का क्या हमारे पर प्रभाव पड़ा है, यही क्या कहलाता है? हमारा पोषण स्तर कहलाता है। अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ शरीर के लिए हमें क्या लेना होता है? पौष्टिक आहार लेना होता है। पोषण स्तर कितने प्रकार का होता है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सुपोषण और कुपोषण, जिसे हम गुड न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन कहते हैं। सुपोषण क्या है? जब हमारे शरीर में हमने क्या है? उचित मात्रा में क्या है? हमने उचित मात्रा में अनुपात में जो पोषक तत्व वह लिए हैं उससे हमारा शरीर क्या हो? स्वस्थ हो, वही स्थिति क्या कहलाती है? अच्छा हो या स्वस्थ हो, वही स्थिति क्या कहलाती है? सुपोषण कहलाती है। तो सुपोषण क्या हुआ? संतुलित आहार ग्रहण करना और पोषक तत्वों का क्या किया हमने? सामान्य उपयोग किया। वहीं कुपोषण क्या है? जब हमने किसी पोषक तत्व की क्या करी है? या तो कमी ली है या अधिकता में उस पोषक तत्व को लिया है तो हमारे शरीर की स्थिति अच्छी नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। किसी भी पोषक तत्व की कमी या अधिकता हो जिसका उपयोग शरीर द्वारा उचित उपयोग ना किया जाए या शरीर में क्या हो? असंतुलन की स्थिति हो, तो यही स्थिति क्या कहलाती है? कुपोषण कहलाती है। मतलब हमने खाने में असंतुलित आहार लिया है और पोषक तत्व की हमने कमी या अधिकता ली है। कुपोषण 2 तरह का होता है, एक होता है आपके अति पोषण और एक होता है आपके न्यून पोषण। अति पोषण का मतलब क्या है? आपने कोई भी जो पोषक तत्व है वह क्या लिया है? अधिक मात्रा में ग्रहण किया है, जिसका हमारे शरीर में उसने क्या है? उपयोग अच्छे से नहीं किया है। जब किसी पोषक तत्व की क्या है? आपने अधिकता ली है तो वह क्या कहलाता है? अति पोषण कहलाता है। जैसे हमारे शरीर में हम वसा की अधिकता ले तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? मोटापे का शिकार हो जाएगा। तो हमारे शरीर में क्या होगा? जो एक्स्ट्रा फैट है वह क्या है? डिपॉजिट होती चली जाएगी, वह संग्रहित हो जाएगी और हमारा शरीर मोटा हो जाएगा। वहीं रक्त में क्या है? शर्करा की अधिकता हो तो शर्करा की अधिकता होने से क्या होगा? हमारे शरीर में डायबिटीज या मधुमेह जैसा रोग हो जाएगा और हमारे शरीर से क्या है? मूत्र के माध्यम से शर्करा बाहर निकलेगी। तो ये अति पोषण कहलाता है। मतलब आपके शरीर में पोषक तत्व क्या लिए हैं? आपने अधिक मात्रा में लिए हैं। वहीं आपने जब पोषक तत्व क्या लिए हैं? कम मात्रा में लिए हैं तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और उसकी कमी से जो होने वाले रोग है उसके लक्षण आपके शरीर पर प्रकट होंगे। क्या है? जब एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यून पोषण कहते हैं। जैसे लोह तत्व की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? रक्ताल्पता या एनीमिया रोग हो जाता है। वहीं आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है? घेंगा रोग या ग्वाइटर रोग हो रहा है। तो हमने 2 तरीके से कुपोषण देखे, एक अति पोषण देखा और एक हमने न्यून पोषण देखा। अति पोषण में तो क्या हो रहा है? आपके कोई भी पोषक तत्व आप ज्यादा मात्रा में ले रहे हो और न्यून पोषण में आप क्या है? कोई भी पोषक तत्व कम मात्रा में ले रहे हो। ये कोई भी पोषक तत्व एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कुपोषण अधिकता भी, पोषक तत्वों की अधिकता भी कुपोषण ही है और कमी लेना भी आपके क्या है? कुपोषण की स्थिति है।
देखो बच्चों, अब कुपोषण के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो क्या हो सकता है, हमारे पास भोजन ही उपलब्ध ना हो, क्या गरीबी हो सकता है उसका कारण, या फिर क्या हो सकता है जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है, या हमारे पास क्या है, हमारे पास भोजन ही कम पैदा हो रहा है, कम पैदावार हो रही हो, या हमारे पास क्या है, हमारा जो भंडार है, हमारे पास जो स्टोरेज है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, जिसके कारण क्या है, हम अल्प आहार ग्रहण कर रहे हैं, और अल्प आहार ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे शरीर में क्या हो गया है, कुपोषण या कुपोषित हो गया है, या फिर आपके क्या है, अज्ञानता है, आपको पोषक तत्वों की क्या है, जानकारी ही नहीं है कि किस स्थिति में आपको कौन से पोषक तत्व लेना है। तो अज्ञानता के कारण हम क्या करते हैं, भोजन का चुनाव ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में, हमारे परिवार में जो छोटे बच्चे हैं या फिर आपके महिलाएं हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, तो पूर्ण रूप से पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाती है, और उनमें क्या हो जाता है, दोषपूर्ण पोषण की स्थिति हो जाती है। या आपने देखा, हमारी आर्थिक स्थिति ही अच्छी नहीं है, हम गरीब हैं, या हम बहुत ज्यादा, हमारे पास इतना अधिक है कि हम क्या कर रहे हैं, आपके जबरदस्ती फूड का इंटेक कर रहे हैं। क्या है, गरीबी से भी क्या हो जाती है, आपकी क्रय क्षमता में कमी आ जाती है, आप खरीद कम पाते हो, या फिर आपकी क्या हो, अधिक क्रय क्षमता हो, जिसके कारण क्या है, आप अति पोषण के शिकार हो जाओगे। इसका मुख्य कारण क्या है, हम लोग ज्यादातर क्या खा रहे हैं आजकल, जंक फूड खा रहे हैं, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, इन सब का सेवन हम ज्यादा कर रहे हैं। किसी व्यक्ति के पास तो खाने के लिए क्या है, भोजन ही नहीं है, और किसी व्यक्ति के पास में क्या है, इतनी अधिक उसकी क्रय क्षमता है कि वह अधिक से अधिक भोजन खरीदता है और उसका सेवन करता है, जो हमारे क्या है, अति पोषण की स्थिति हमें लेकर आ जाता है। अगली बात है हमारी तनाव की स्थिति, कि हमारा शरीर, हम भोजन तो ले रहे हैं, पोषक तत्व भी ले रहे हैं, लेकिन क्या है, हमारे शरीर द्वारा उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, तनाव हो सकता है। तो हमारे शरीर में क्या है, तेजी से होने वाले जो शारीरिक विकास है, उस दौरान भी क्या होता है, हमारे शरीर के पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, मांग बढ़ जाती है, और हम उस मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे युवा, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, गर्भवती महिलाएं, या हमारी बीमारी की स्थिति में हमारी पोषक तत्वों की क्या हो गई है, मांग बढ़ गई है, और मांग के बढ़ जाने से क्या है, हम उसका फूड का इंटेक नहीं कर पा रहे हैं। या किशोरावस्था के दौरान क्या है, हमारे शरीर की स्थिति क्या है, तनाव वाली हो गई है। किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था भी कहते हैं। तो इस दौरान क्या है, हमारा भोजन का इंटेक बढ़ गया है, हम उतना भोजन ले भी नहीं पा रहे हैं, और दूसरी बात, हमारा शरीर उसका उपयोग भी नहीं कर पा रहा है। तो कुपोषण का एक कारण तनाव की स्थिति भी होता है। एक मुख्य कारण होता है अपर्याप्त व्यक्तिगत सफाई या पर्यावरणीय स्वच्छता। हमने पहले पढ़ा था कि हमें क्या है, साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए ताकि हम संक्रमण से दूर रह सके। तो अगर हमने हमारे साफ सफाई का या स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा है तो हमारे क्या है, हम संक्रमण से ग्रसित हो जाएंगे, और जो भोजन हम प्रॉपर मात्रा में ले भी रहे हैं तो वह भी क्या है, संदूषित हो जाएगा, और क्या है, हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। तो हमें हमारी साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में क्या है, बीमारियां पैदा ना हो। तो इन सब कारणों से क्या है, हम कुपोषित हो जाते हैं। हमने कौन कौन से कारण देखे कुपोषण के? पहला हमने कारण देखा कि हमारे पास भोजन की उपलब्धता नहीं है। दूसरा हमने कारण देखा कि हमें अज्ञानता है किसी भी पोषक तत्व के कारण, या हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि हम अधिक भोजन क्रय करते हैं और हम अति पोषण के शिकार भी हो जाते हैं। हमने देखा कि तनाव की स्थिति भी क्या है, कुपोषण का कारण
बन रही है। आपके अपर्याप्त व्यक्तिगत सफाई या आपके स्वच्छता भी कुपोषण का कारण होती है। ये हमने कुपोषण के कारण देख लिए। अब हम देखें कि पोषण स्तर का निर्धारण कौन कौन से कारक करते हैं। तो किसी व्यक्ति समूह के पोषण स्तर को निरूपित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण स्तर का निर्धारण कहते हैं। कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हम ये देख सके कि पोषण स्तर इसका ठीक है या नहीं है। देखिए, उसके 3 कारक हैं आपके। पहला कि आपने शारीरिक माप के द्वारा देखा, ये हमने पहले भी देखा था कि हमने वजन लंबाई के आधार पर क्या है, हम पोषण स्तर का क्या कर लेते हैं? निर्धारण कर लेते हैं। दूसरा, हमने जो भोजन इनटेक किया है उसके आधार पर, या जो हमने अंतः ग्रहण किया है भोजन को, उसके आधार पर भी हम पोषण स्तर का निर्धारण कर लेते हैं। या फिर हमने क्या किया है, किसी भी पोषक तत्व की कमी से होने वाले जो रोग हैं उसके लक्षण उस व्यक्ति के शरीर में देखे तो हम कह देंगे कि यह क्या है, इसका पोषण स्तर ठीक नहीं है, या इस रोग की इसके अंदर लक्षण दिखाई दे रहे हैं, या इस पोषक तत्व की कमी इसके अंदर दिखाई दे रही है। तो इन 3 चीजों से हम ये देख सकते हैं कि पोषण का स्तर हम कैसे निर्धारित कर सके, और जिस रूप से या जिसका हम निरूपित करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पोषण स्तर का निर्धारण कहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है आपके शारीरिक माप या विकास की। हमारा शरीर क्या है? वृद्धि और विकास करता है। ठीक है, वृद्धि और विकास किस रूप में? लंबाई और भार के रूप में हम करते हैं। तो एक निश्चित उम्र तक क्या है, बच्चों का लंबाई बढ़ती है, और एक निश्चित उम्र तक क्या है, आपके लंबाई के अनुरूप ही क्या है, उसका आपके भार भी बढ़ता है। तो हम लंबाई और भार के आधार पर शारीरिक माप का निर्धारण कर सकते हैं कि जितनी उसकी शारीरिक लंबाई है उसके अनुरूप उसका भार है या नहीं है, उसकी निश्चित उम्र के अनुसार। तो ये क्या है, उसके पोषण स्तर का क्या है, संकेतांक होगा। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। दूसरी बात है हमारी आहार्य अंतः ग्रहण के निर्धारण के द्वारा, इसको हम 24 आवर रिकॉल मेथड भी कहते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो पोषण स्तर है उसके निर्धारण के लिए हम क्या है, हमने डेली क्या क्या चीजें खाई हैं उसके आधार पर हम ये देखते हैं कि हमारा पोषण स्तर कैसा हो सकता है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक दिन में 24 घंटे में हमने कितने भोजन की मात्रा की ग्रहण की है, अर्थात हमने कितने आहार की मात्रा एक सामान्य व्यक्ति को चाहिए, उसके आधार पर हम उसका पोषण स्तर देख सकते हैं। इसको हम 24 घंटे के अंदर, यानी कि सुबह से लेकर रात्रि तक व्यक्ति ने क्या क्या भोजन ग्रहण किया है, कितनी मात्रा में किया है, और उसका क्या है, उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यही क्या है आपके आहार, ये अंतर्ग्रहण का निर्धारण कहलाता है, जिसे हम क्या करते हैं 24 घंटे के भीतर करते हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं, एक डायरी या पेपर पे नोट करते जाते हैं कि हमने सुबह ये खाना खाया, हमने दिन में ये खाया, हमने रात्रि तक ये भोजन लिया। इसे हम 24 डाइटरी रिकॉल मेथड भी कहते हैं। ये आपके आहारीय अंतर्ग्रहण का निर्धारण हुआ। इसको हम निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं, जैसे एक निश्चित दिन में खाए गए आहार और कच्चे खाद्य पदार्थ की मात्रा को किस में लिखना, ग्राम में लिखना, या भोजन के जो विभिन्न समूह हैं उनमें क्या है, उसको बांटकर उसकी जो कुल मात्रा है उसके रूप में उसको निकालना, और जो हमने लिखा और जितनी हमने मात्रा हमने ग्रहण की और जितनी मात्रा हमें चाहिए थी उसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, फिर तुलना कर रहे हैं। इस रूप में हम क्या कर लेते हैं, भोजन का आपके अंतःग्रहण का निर्धारण कर लेते हैं कि हमने कितनी मात्रा तो ग्राम में खाई, फिर हमने कितनी मात्रा हमने खानी थी और उसको निकाल कर हमने उन दोनों के बीच में क्या कर लिया है, तुलनात्मक अध्ययन कर लिया है कि हमें क्या है, इन दोनों के बीच में हमारे इस पोषक तत्व की या इस खाद्य समूह की मात्रा हम क्या कर रहे हैं, कम खा रहे हैं या हम अधिक
खा रहे हैं तो उसके आधार पर हम ये देख लेते हैं। तीसरी बात आती है आपके, जैसे देखो हमने यहाँ पर क्या है, एक वृद्ध व्यक्ति के लिए कुछ अंशों की संख्या या आकार लिखा है। हमारे 5 खाद्य समूह है, जैसे अनाज व मिलेट्स, और दूध व दूध से बने पदार्थ, दालें, सब्जियां व फल, आपके क्या है, घी व तेल और शक्कर। हमने दिन भर में क्या है, एक वृद्ध व्यक्ति के लिए हमने ये आहार का क्या है आपके एक देखा कि हमें कितना आहार या खाद्य समूह उसको कितनी आवश्यकता है। जैसे उसको अनाज और मिलेट्स क्या है, दिन भर में कितने 30 ग्राम इंटू 4 करना है, अर्थात उसको क्या है दिन में 30 ग्राम के 4, तो 120 ग्राम उसको प्रतिदिन क्या लेना है, अनाजों या मिलेट्स का समूह लेना है। अब हमने देखा कि हमने 24 डाइटरी रिकॉल में हमने लिखा कि वे नित्य प्रतिदिन क्या है, इतने अनाज खा रहा है और उसकी मात्रा कितनी है, सपोज करो 80 ग्राम साइज, तो उसका क्या है, कम से कम वो 40 ग्राम उसको और अधिक लेना था, और उसके खाद्य समूह में या खाद्य में क्या है, उसको 40 ग्राम वह भोजन या अनाज कम ले रहा है। वहीं दूध और दूध से बने पदार्थ उसको कितने लेने हैं, 100 × 3, मतलब उसको करीबन 300 ग्राम प्रतिदिन दूध लेना है। वहीं उसको 60 ग्राम उसको क्या लेनी है, दालें लेनी है। जैसे आपके क्या है 30 ग्राम तो क्या हुआ, उसके अंश का आकार हुआ और अंशों की संख्या हुई उसकी 2, मतलब उसको दिन में 2 बारी वो दालों से बनी चीजें ले सकता है। तो प्रतिदिन उसको कितनी, कम से कम 60 ग्राम दालें लेनी है। वहीं सब्जियां कितनी लेनी है उसको, प्रतिदिन 400 ग्राम लेनी है, और फल प्रतिदिन उसको कम से कम 100 ग्राम लेना है। अगली बात, तेल और घी कितना लेना है उसको, प्रतिदिन 20 ग्राम, और शक्कर भी उसको कितनी लेनी है, 20 ग्राम लेनी है। अगर उसका इनटेक इससे कम आ रहा है तो वह क्या है, कुपोषण का कारक बन सकता है। तो इस मेथड से हम क्या है, हम देख सकते हैं कि हमारे जो खाद्य समूह है या हमारे जो भोजन के अंदर हम जिन जिन पोषक तत्वों का समावेश कर रहे हैं वह क्या है, कम ले रहे हैं या ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं। इस मेथड को हम क्या कह रहे हैं, आपके आहार्य अंतर्ग्रहण का मेथड कह रहे हैं। अगली बात आती है बच्चों, हम आपके पोषक तत्वों की शरीर के अंदर कोई कमी हो जाती है तो उसको क्या है, उसके कुछ लक्षण प्रकट होते हैं, तो उन लक्षणों के आधार पर भी हम पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर में इस पोषक तत्व की कमी हो रही है। जैसे क्या है, विटामिन ए की कमी से सामान्य दृष्टि में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है और रात में उसको देख पाने की क्षमता नहीं होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रतौंधी रोग कह रहे हैं। अगर व्यक्ति को रात को देखने में समस्या हो रही है और रतौंधी रोग है तो हम कह पाएंगे कि इसके शरीर में कौन से पोषक तत्व की कमी है, विटामिन ए की कमी है। तो इस तरह से आपने देखा कि 3 जो हमारे निर्धारण है उसके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों की क्या हो रही है, कमी हो रही है, जिसमें हमने पहले देखा था कि आपके शारीरिक माप, दूसरा हमने देखा था हम कितना ग्रहण कर रहे हैं उसके आधार पर हम निर्धारण कर सकते हैं, तीसरा हमारे कोई पोषक तत्व है उसकी क्या हो रही है, हमारे अंदर कमी हो रही है, तो उसके आधार पर हम पोषण स्तर का निर्धारण कर सकते हैं। अब देखें बच्चों कि पोषण स्तर की कमी के अंदर हमने जो पोषक तत्वों की कमी के दौरान होने वाले रोग है उसके कुछ रोग तो हमने पहले के अध्याय में भी पढ़े थे और कुछ रोग आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे जो हमने पहले के अध्याय में नहीं पढ़े थे, जिसके बारे में सिर्फ हमने उसके कार्य ही देखे थे या उसके स्रोत ही देखे थे। जैसे आपके क्या है, पहला आपके क्या, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण क्या है, जिसे हम PEM भी कहते हैं और हमारे देश की मुख्य पोषक समस्या है जो मुख्यतः किसमें देखी जाती है, बच्चों के अंदर देखी जाती है। यह क्या है, आपके ऊर्जा एवं प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है या फिर
आपके केवल प्रोटीन की कमी से। इसमें पीईएम में 2 रोग होते हैं। एक रोग जिसके अंदर तो क्या है, ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी होती है, और एक रोग होता है जो केवल प्रोटीन की कमी से होता है। जैसे एक रोग है आपके मैरास्मस रोग। यह रोग क्या है, आपके ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी से होगा। और क्वाशियोरकर रोग क्या है, आपके केवल प्रोटीन की कमी से होगा। इसे हम प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीईएम भी कहते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है। अब ये 2 बच्चे आपको दिख रहे हैं, इसमें एक क्या है, मैरास्मस रोग से ग्रसित है, और दूसरा क्या है, आपके क्वाशियोरकर रोग से ग्रसित है। इन दोनों में अब हम अंतर देख लेते हैं। देखो, मैरास्मस जो रोग है वो किसकी कमी से हो रहा है, प्रोटीन एवं ऊर्जा दोनों की कमी से होगा। वहीं क्वाशियोरकर जो रोग है वो किसकी कमी से होगा, केवल प्रोटीन की कमी से होता है। जो मैरास्मस रोग है वह मुख्यतः देखा जाता है 1 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों में, और क्वाशियोरकर रोग है वो 1 से 3 साल तक के बच्चों के मध्य देखा जाता है। यह रोग 1 वर्ष या उससे पहले के बच्चों में देखा जाएगा, वहीं ये रोग आपके 1 से 3 साल तक के बच्चों में देखा जाएगा। इस रोग के दौरान उसके अंदर, शरीर के अंदर कैसे कैसे लक्षण प्रकट होते हैं। पहला, मैरास्मस रोग में शरीर कैसा दिखाई देता है, कमजोर और कंकाल के समान दिखाई देता है। वहीं क्वाशियोरकर जो रोग है उसके अंदर शरीर देखने में तो हष्ट-पुष्ट दिखता है, क्योंकि उसके शरीर में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, क्योंकि यह प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो जो उसके शरीर का कोशिका द्रव्य है वह आपके बाहर भी आ जाता है, जिसकी वजह से उसको अडीमा या फिर सूजन जैसा वह दिखाई देता है। और जल की अधिकता के कारण ही क्या होता है, उसका चेहरा, उसकी बाजू, पैर, पेट आदि क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और उसका चेहरा भी कैसा दिखाई देता है, आपके मून फेस दिखाई देता है, यानी कि गोल फेस दिखाई देता है। और मैरास्मस रोग का जो बच्चे का चेहरा या फेस होगा वह मंकी फेस जैसा, या फिर आपके बंदर या पिचकावा जैसा चेहरा उसका दिखाई देता है। इसके अंदर जो त्वचा है मैरास्मस रोग में वह कैसी ढीली व झुर्रीदार दिखाई देगी, और त्वचा के नीचे का जो फैट है वह पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा या नष्ट हो जाता है। मैरास्मस रोग में क्या होता है, आपके अतिसार और पतले दस्त होते हैं। वहीं क्वाशियोरकर रोग में क्या होता है, जल का जो होता है वह जमा हो जाता है, तो आप उस जगह हल्का सा टच भी करते हो तो वहां पे क्या है, गड्ढा सा बन जाता है। तो जल के जमा हो जाने से, हाथों की जब आप उंगलियों से वहां दबाते हो तो वहां पे आपको गड्ढे जैसी स्थिति दिखाई देती है। इस दौरान क्या है, लीवर या यकृत भी बढ़ जाता है। अब हम इसकी पिक्चर देख लेते हैं, इन अंतरों से हम आसानी से समझ पाएंगे। देखो, इस बच्चे का चेहरा आपको क्या है, लंबा और चिपकावा सा दिखाई देगा। वहीं इस बच्चे का फेस आपको गोल दिखाई देगा, जो कि क्या है, इसमें इसका शरीर देखो पूरा फूला हुआ, या आपको ऐसा दिखेगा कि बच्चा क्या है, आपके हस्त पुष्ट है, और ये बच्चा कैसा, कंकाल जैसा दिखाई देता है। इसके शरीर से क्या है, त्वचा, इसकी त्वचा के नीचे की जो फैट की लेयर है वह पूर्ण रूप से क्या है, खत्म हो जाती है। और इसका शरीर की जो बाजू है, फेस है, पेट है, पैर है, वह क्या है, आपको मोटे तो दिखाई देंगे, आपको देखने में तो हष्ट-पुष्ट दिख रहा है, लेकिन क्या है, इसके शरीर में क्या आ रही है, सूजन या अडीमा हो रहा है, जिसके अंदर क्या है, इसके शरीर में ये जो है जल तत्व भरा हुआ है आपके। इसकी त्वचा कैसी है, झुर्रीदार होगी, इसको अतिसार होता है, उसका जो है लीवर में आपके क्या है, परेशानी रहती है। तो इस तरह के हमने आपके दोनों के बीच में आपके अंतर देखा है कि क्वाशियोरकर रोग क्या होता है और मैरास्मस रोग क्या होता है। हमें इसका मुख्य कारण पता होना चाहिए। मैरास्मस रोग तो ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी से होता है, वहीं क्वाशियोरकर रोग सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है। मैरास्मस रोग आपके क्या है, आपके
1 वर्ष तक की आयु या उससे पूर्व के बच्चों में देखा जाता है। वहीं क्वाशियोर रोग 1 से 3 साल तक के बच्चों के मध्य देखा जाता है। देखो, ये हमने क्वाशियोर और मैरास्मस की बात कर ली, जिसे हम PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम देखें विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में क्या है, रतौंधी रोग हो जाता है। ये आप सबको पता है। रतौंधी रोग क्या होता है, रात में या हल्की रोशनी में देखने की क्षमता का क्या हो जाना, कम हो जाना। यदि इसका उपचार सही समय पर नहीं हो तो क्या हो जाता है, पूर्णतः अंधापन भी आ जाता है। आपके अगर प्रश्न आता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आपके ABCD, उसमें आपके क्या होंगे, ऑप्शन होंगे। उसमें एक ऑप्शन आपके रतौंधी रोग भी हो सकता है। आपके आंखों में क्या हो जाएगा, सफेद धब्बा जम जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, बिटॉट स्पॉट कहते हैं। या फिर हमारे आंखों के जो श्लेष्मा झिल्ली है उसके अंदर क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। तो ये विटामिन ए की क्या है, लक्षण है आपके। वहीं अब हम देखें रक्ताल्पता, या ये किसकी कमी से होता है, ये आप सबको पता है, लोह तत्व की कमी से आपके क्या हो जाती है, रक्ताल्पता या फिर एनीमिया रोग हो जाता है। तो रक्त में क्या है आपके, जब हीमोग्लोबिन का स्तर या आपके HB का स्तर क्या है, कम हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रक्ताल्पता कहते हैं। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, इसका क्या काम होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे शरीर में आपके परिवहन का काम करता है। यानी कि जो रक्त में जो हीमोग्लोबिन है, इसके साथ में क्या है आपके, ऑक्सीजन विभिन्न अंगों तक पहुंचाई जाती है, या पोषक तत्व विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड विभिन्न अंगों से वापस फेफड़ों तक लाई जाती है। तो जो हीमोग्लोबिन है वह ऑक्सीजन को तो विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक वापस लाने का भी काम करता है। तो जब हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो यह काम भी क्या होता है, बाधित हो जाता है। जब हमारे विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, तो हमारा शरीर जल्दी थक जाता है, हमारी काम में इच्छा खत्म हो जाती है, हमें क्या है, किसी भी काम को करने का मन नहीं होता है, हम थोड़ी सी दूर चलने में भी सक्षम नहीं हो पाते हैं, या चक्कर आते हैं, या भूख बंद हो जाती है। इस तरह की आपके लक्षण देखे जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन का कम इसमें स्तर हो जाता है। तो देखो, इसका क्या हो जाएगा, आपके सामान्य शारीरिक कमजोरी आपके लक्षण इसका दिखाई देगा, या थकावट व सांस फूलने की शिकायत हो जाएगी, क्योंकि आपके हीमोग्लोबिन कम हो गया है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़ों तक नहीं आ पा रही है, और ऑक्सीजन विभिन्न अंगों तक नहीं पहुंच पा रही है, या हमें भूख नहीं लगेगी। ये आपके देखा हमने एनीमिया के कुछ लक्षण। ठीक है, हमारी जो जीभ है, आपको डॉक्टर के पास आप जाते हो तो आपकी आंखों को देखता है, आपकी जीभ को देखता है, उसके आधार पर क्या है, वह पहचान लेता है कि आपके शरीर में क्या है, खून की कमी भी हो सकती है। तो आपकी जीभ, आंखों का सफेद होना, नाखूनों का पीला होना, ये सब भी लक्षण क्या है, रक्ताल्पता के हो सकते हैं। हाथ व पैरों के और उंगलियों में कैसी आपको सुई के चुभने जैसा एहसास भी हो सकता है, या फिर हमारे जो नेल्स हैं वो कैसे हो सकते हैं, चम्मच के आकार के नाखून भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, खून की कमी के लक्षण भी हो सकते हैं। खून की कमी से यहाँ पे मतलब क्या है, रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर कम होना। ठीक है, अगली बात आती है आयोडीन की। आयोडीन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है, या जिसे हम गलगंड रोग भी कहते हैं। तो होता क्यों है, हमारे गले में क्या होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, जो किसका, आपके थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन
करती है। तो आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन पर क्या है, प्रभाव पड़ता है, जिसकी कमी से क्या है, आपके गलगंड या गैंगा रोग हो जाता है, या फिर बच्चों में क्रिटिनिज्म, या फिर बच्चों में बौनापन हो जाता है, यानी कि उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है। आयोडीन का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, गर्भावस्था में मां तथा शिशु दोनों पर ही इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिससे शिशु की वृद्धि और विकास भी क्या हो जाता है, रुक जाता है। देखें आयोडीन के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। वयस्कों में क्या देखने को मिलेगा, गले के अंदर क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, जिसे हम गोइटर रोग कहते हैं। शरीर कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, या उसे क्या हो जाएगी, थकान की स्थिति होगी, जिससे वे अपने कार्य को भली भांति करने में क्या होगा, असमर्थ होगा। और छोटे बच्चों में, ये तो हमने वयस्कों में देखा, अब छोटे बच्चों में कैसे लक्षण दिखाई देंगे, उनका वृद्धि दर क्या होगा, कम होगा, उनकी जो नॉर्मल ग्रोथ या सामान्य जो उनका ग्रोथ होनी चाहिए वह सामान्य बच्चों के तरह नहीं होगी, तो उनका वृद्धि और विकास क्या होगा, पूर्ण रूप से नहीं होगा, वो बाधित हो जाएगा। मंद बुद्धि के बच्चे होंगे, जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे होंगे, ठीक है। बोलने या सुनने में भी क्या हो सकता है, उनके दोष हो सकता है, या फिर उनकी मांसपेशियों और तंत्रिकाओं में भी विकार उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे उनके अंगों पर क्या होगा, उनके नियंत्रण में उनकी कठिनाई होगी। वहीं पे अब हम देखें बच्चों, आपके ये हमने कुछ पोषक तत्वों की कमी से होने वाले हमने रोग देखे हैं। अब आगे का जो अध्याय, आपके इसी अध्याय का दूसरा जो हम पार्ट देखेंगे, उसके अंदर क्या है, कुछ राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिनके बारे में हम इसी चैप्टर के दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों आज का अध्याय आपको अच्छे से समझ आया होगा, जिसको आप क्या है, हम जितने भी अध्याय इसमें पढ़ रहे हैं, या हमारे जो होम साइंस विषय में हम जितने अध्यायों का अध्ययन कर रहे हैं, यह क्या है, आपको आपके दैनिक जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी है। क्योंकि जब आप इन, जैसे हमने कभी पढ़ा था, अज्ञानता के कारण हम क्या कर लेते हैं, पोषक तत्व पूर्ण रूप से नहीं ले पाते हैं। तो जब हमारा जो अज्ञानता के कारण क्या है, हम जब ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हम उसको दैनिक जीवन में भी उतार पाएंगे। तो आप ये चैप्टर आज अच्छे से पढ़िए, और इसका अब जो दूसरा पार्ट है वो है मैं लेकर आऊंगी। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।